हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी टॉपर्स। तो जैसा कि दिया गया है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, हमने पिछली क्लास में इस चैप्टर को पढ़ा था। साइटोप्लाज्म पढ़ लिया था, साइटोप्लाज्म स्टार्ट नहीं किया था। और उससे पहले हमने सेल के बारे में, सेल की डिस्कवरीज के बारे में, सेल के फंक्शन, सेल का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के फंक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, ये सभी चीज़ें पढ़ी थी। और बाकी का आधा चैप्टर हमारा बचा था जिसे हम आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बेसिकली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स और सेल डिवीजन। तो हमारा हाफ पार्ट जो ये सेकेंड पार्ट है इस चैप्टर का, आज हम कंटिन्यू करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक फंडामेंटल ऑफ लाइफ सेल विद द टॉपिक साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर ऑफ सेल का जो थर्ड पार्ट है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, अब हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है प्रेजेंट बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल ऑर्गेनेलीज। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेलीज के बीच में एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है जो पूरे सेल में फैला हुआ होता है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। अब इस साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है, ये करता क्या है सेल में? इसका जो मेन फंक्शन है वो होता है हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल्स बिखरे हुए पड़े रहते हैं वो क्या करते हैं, जब वो फंक्शन करते हैं, कोई एक्टिविटी या कोई फंक्शन को परफॉर्म करते हैं तो वो मूव करते हैं। तो इसीलिए जो साइटोप्लाज्म है वो फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है ताकि जो सेल ऑर्गेनेली हैं वो साइटोप्लाज्म में इजीली मूव कर सके, मूवमेंट हो सके उनका। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है वो है कंटेन्स वाटर, सॉल्ट्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। साइटोप्लाज्म में सेल के साइटोप्लाज्म में ही वाटर, सॉल्ट्स और ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो पड़े रहते हैं, उनको होल्ड करने का काम भी साइटोप्लाज्म करता है। तो दिस इज अ शॉर्ट एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। आई होप आपको समझ आया होगा। साइटोप्लाज्म में जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स जो हमारे सिलेबस में है जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे वो हैं, सम इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नेक्स्ट है गोल्जी apparatus, नेक्स्ट लाइसोसोम्स, नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। तो ये 6 जो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो सेल ऑर्गेनेली है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ER कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ सेल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी कहा जाता है। The endoplasmic reticulum is a large network of membrane bound tubes and sheaths. इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका बहुत बड़ा एक नेटवर्क बनाता है। बहुत सारे ट्यूब्स एक के ऊपर एक कलेक्ट करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो जो स्ट्रक्चर क्या है, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट। और ये जो लॉन्ग ट्यूब्स हैं, ट्यूब्यूल्स, ये राउंड और बैग टाइप का स्ट्रक्चर भी शो करते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम आप बुक में देख सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली 2 टाइप्स का है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस तरीके का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उस पर छोटे छोटे डॉट्स टाइप के एक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिनको राइबोसोम्स कहा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको नाम दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ट्यूब्स के ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं होते, वो होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेते हैं और बेसिकली इनका मेन फंक्शन यही है, प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेना। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेन फंक्शन है वो है डिटॉक्सिफाइंग करना, डिटॉक्सिफाइंग पॉइजन एंड ड्रग्स। सेल के अंदर जितने भी टॉक्सिक और हार्मफुल सब्सटेंस है उनको ये क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, सेल से बाहर निकालने का काम करता है। और जो मेन फंक्शंस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वो हैं ट्रांसपोर्ट मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। कुछ मटेरियल को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस तक और कुछ मटेरियल को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक पहुंचाने का काम कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
फॉर्म्स स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल। सेल को एक स्केलेटल फ्रेमवर्क, एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम है वो बोन से बना हुआ है, उसी तरीके से सेल का जो स्केलेटल सिस्टम है या स्केलेटल फ्रेमवर्क है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना हुआ है। पाथवे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। न्यूक्लियस में जो सब्सटेंस बनते हैं उनको एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसफॉर्म करने का काम भी, ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो पाथवे बनता है उनको, वो भी किसके थ्रू बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। यानी कि एक सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर से सब्सटेंस को लेके दूसरे सेल में प्रोवाइड करने का काम करता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली है हमारा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को पैकर एंड ट्रांसपोर्टर ऑफ सेल भी कहा जाता है। गोल्जी एपरेटस को साइंटिस्ट कैमिलियो गोल्जी ने डिस्कवर किया था और उसके बारे में, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में बताया था, और अपने ही नाम पर इस सेल ऑर्गेनेली का नाम उन्होंने गोल्जी एपरेटस रख दिया। ठीक है, कैमिलियो गोल्जी ने अपने ही नाम पर इस ऑर्गेनेली को गोल्जी एपरेटस का नाम दिया। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये भी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो था वो ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर था, ट्यूब्यूल का नेटवर्क्स था। इसमें मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ये भी, और ये जो इसकी मेम्ब्रेन्स है इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्ट रहती हैं। गोल्जी एपरेटस स्ट्रक्चर की मेम्ब्रेन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से कनेक्ट रहती हैं। इसका जो मेन फंक्शन है गोल्जी एपरेटस का वो है द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पैकेज्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल थ्रू द गोल्जी एपरेटस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो मटेरियल को बनाता है या न्यूक्लियस से जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट करता है, उस मटेरियल को पैकेज करने का काम या एक सेल से दूसरी सेल में पहुंचाने का या उसी सेल में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का जो काम करता है, जैसे कि ट्रांसपोर्टर इसको नाम दिया गया है, ट्रांसपोर्ट करने का जो काम करता है वो गोल्जी एपरेटस करता है। गोल्जी एपरेटस जो मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है उसको पैक करके स्टोर करने का काम भी करता है। स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स का फंक्शन भी है इसका। द गोल्जी एपरेटस ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। मटेरियल्स को स्टोर करना, पैक करना, ट्रांसफॉर्म करना, इसके अलावा जो गोल्जी एपरेटस है वो लाइसोसोम्स को फॉर्म करने का काम भी, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स का जो काम है, फंक्शन है, वो भी गोल्जी एपरेटस करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्जी एपरेटस। नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनेली है वो है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम इज ऑल्सो नोन एज सोसाइडल एंड गार्बेज बैग्स। इसको सोसाइडल और गार्बेज बैग्स भी कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, जब हम इसको स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम क्या है, एक प्रकार का वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल है, यानी कि सेल का जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो सब लाइसोसोम कलेक्ट कर लेता है या लाइसोसोम में वो आ जाता है। लाइसोसोम हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल एज वेल एज बॉर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स। लाइसोसोम जो है वो सेल को साफ करने का काम करता है, क्लीन करने का काम करता है। ठीक है, जितने भी कोई भी बाहर के मटेरियल जो सेल में अनवांटेडली आ जाते हैं या सेल के कुछ ऑर्गेनेली जो खराब हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं या टॉक्सिक बन जाते हैं, उनको सेल क्या करता, लाइसोसोम क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। लाइसोसोम ब्रेक देम अप एज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स के पास इतने पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कि ये सेल के जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको एंगल्फ करके उनको ब्रेक देम कर देता है। When the cell gets damaged, lysosome may burst and the enzymes digest their own cell. जब सेल पूरी सेल डैमेज हो जाती है तो लाइसोसोम बर्स्ट होके अपने एंजाइम्स रिलीज करता है और उसके जो एंजाइम्स होते हैं वो पूरी सेल को एंगल्फ कर लेते हैं, खा जाते हैं, यानी कि सेल की अपने आप में एक सुसाइड हो जाती है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है सोसाइडल बैग और गार्बेज बैग। सेल के सारे वेस्टेज को स्टोर कर लेता है और उसके जो एंजाइम्स है लाइसोसोम के उनको ब्रेकअप कर देते हैं, और एट सम टाइम जब पूरा सेल डैमेज हो जाता है तो वो पूरे सेल को भी खा जाता है, इसीलिए लाइसोसोम को सोसाइडल बैग भी कहा जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम एंड गोल्जी एपरेटस।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है, या विच सेल ऑर्गेनली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इट इज एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनली ऑफ द सेल। न्यूक्लियस के बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माइटोकॉन्ड्रिया को ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एक्टिविटी एटीपी मॉलिक्यूल्स। सेल जो भी फंक्शन करती है, जो भी काम करती है, उसको करने के लिए कुछ अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उस एनर्जी को रिलीज करने का जो काम है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है, ठीक है। तो जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज़ होती है, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं सेल की, उन सभी को करने के लिए कुछ अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमें एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट करके देता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी मॉलिक्यूल्स को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि डायरेक्ट एनर्जी सेल कंज्यूम नहीं कर सकती जब तक वो एनर्जी एटीपी में कन्वर्ट ना हो, ठीक है। इसीलिए इसे एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का ये मेन फंक्शन है एनर्जी रिलीज करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। इससे पहले मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर ऑफ सेल में, जो सेल का मेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, जो सबसे पहले हमने पढ़ा था। न्यूक्लियस के पास डीएनए होता है और उस डीएनए में सारी सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, लेकिन कुछ अमाउंट में डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है, जो कि उसका खुद का डीएनए होता है, एंड राइबोसोम्स। और कुछ राइबोसोम्स भी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास। उन राइबोसोम्स की हेल्प से माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन सिंथेसिस में करके अपने खुद के प्रोटीन्स बनाती है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की एक स्पेशल क्वालिटी है जो और किसी सेल ऑर्गेनेली में नहीं होती, डीएनए एंड राइबोसोम्स। सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनेली है, दिस इज प्लास्टिड। प्लास्टिड्स आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल। प्लास्टिड्स एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। इससे पहले भी हमने एक स्ट्रक्चर का पार्ट पढ़ा था, सेल वॉल, जो प्लांट सेल में पाया जाता है, और अब ये सेल ऑर्गेनेली है प्लास्टिड, जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। प्लास्टिड्स 2 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट जो कलरफुल होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होते हैं, ठीक है। प्लांट में एक क्रोमोप्लास्ट जो होता है, वो उसका एग्जांपल है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है सब्सटेंस, जो लीव्स में, स्टेम्स में पाया जाता है। उसका मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस, सभी जानते हैं। फूड अपना प्लांट्स जो होता है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से अपना ग्लूकोज कन्वर्ट करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है? एक प्लास्टिड है जो कलरफुल होते हैं, उसका एग्जांपल है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। दूसरे जो टाइप ऑफ प्लास्टिड्स हैं वो है कलरलेस, इनके पास कोई कलर नहीं होता है। इनका क्या फंक्शन है? ये स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन ग्रेन्यूल्स को स्टोर करके रखते हैं, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो फूड बनाया, ग्लूकोज बनाया, वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में, और उसको स्टोर करके रखने का काम करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लास्टिड। सेल ऑर्गेनेली। नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनेली है वो है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का जो मेन फंक्शन है, वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। सेल में जो सॉलिड और लिक्विड कुछ कंटेंट होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं, उनको स्टोर करने का काम एक सैक लाइक, बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, जो वैक्यूल्स होते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिन्हें सैक्स कहा जाता है। सैक्स जो होते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनका मेन फंक्शन होता है स्टोरेज करना। क्या स्टोरेज करना? सॉलिड और लिक्विड कंटेंट इन सेल, ठीक है। सेल में सॉलिड और लिक्विड जो कंटेंट होते हैं उनको एक बैग में सुरक्षित रखने का जो काम होता है वो वैक्यूल्स का होता है, ठीक है। एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे काफ़ी सारे वैक्यूल्स होते हैं,
और प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल्स होते हैं। प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं उनका साइज काफी बड़ा होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो वैक्यूल्स होता है उनका मेन फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेल ऑर्गेनेलिज। हमने सारे सेल ऑर्गेनेलिज के बारे में डिटेल में पढ़ा, उनका स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस। अब हमारा लास्ट टॉपिक है सेल डिवीजन, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं ये पढ़ेंगे, उसके बाद हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या डिफरेंसेस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। एनिमल सेल, सबसे पहले एनिमल सेल के बारे में पढ़ेंगे। एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉल इन साइज। एनिमल सेल जो है वो साइज में जनरली छोटे होते हैं, ठीक है। और सेल वॉल इज एब्सेंट। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, एब्सेंट होती है। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। एनिमल सेल्स हैव अ सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्जी एपरेटस। एनिमल सेल में जो गोल्जी एपरेटस है वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, इट मीन्स डेवलप्ड होता है और हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर बहुत हाईली डेवलप्ड और कॉम्प्लेक्स होता है। एनिमल सेल्स हैव सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल में प्लांट सेल के कंपैरेटिवली ये दो ऑर्गेनेल और पाए जाते हैं जिन्हें सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स कहा जाता है। अब प्लांट सेल के बारे में देखते हैं। प्लांट सेल्स आर लार्जर देन एनिमल सेल्स। जैसे कि एनिमल सेल साइज में छोटे होते हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल के कंपैरेटिवली काफी बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय अ रिजिड सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर एक और रिजिड, बहुत ही टफ मेम्ब्रेन होती है जिससे सेल वॉल कहा जाता है, जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है। एंड दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। नेक्स्ट है प्लांट सेल्स हैव मेनी सिंपलर यूनिट्स ऑफ गोल्जी एपरेटस कॉल्ड डिक्टियोसोम। जैसा कि हमने देखा एनिमल सेल का जो गोल्जी एपरेटस है वो बहुत कॉम्प्लेक्स और प्रोमिनेंट है, लेकिन प्लांट सेल के जो गोल्जी एपरेटस है वो बहुत सिंपल यूनिट्स होते हैं, यानी कि नॉट ज्यादा डेवलप नहीं होते कंपैरेटिवली टू एनिमल सेल, और उन गोल्जी एपरेटस को कहा जाता है डिक्टियोसोम्स। प्लांट सेल में एनिमल सेल की तरह सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट नहीं होते। तो ये एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच डिफरेंसेस हैं। एनिमल सेल छोटे हैं, प्लांट सेल बड़े हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि सेलुलोज की बनी है। एनिमल सेल का गोल्जी एपरेटस वेल डेवलप्ड प्रोमिनेंट है। प्लांट सेल का गोल्जी एपरेटस सिंपल यूनिट से बना है जिसे डिक्टियोसोम कहते हैं। एनिमल सेल के पास सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट सेल के पास सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। So this is a difference of plant cell, difference between plant cell and animal cell, दोनों के बीच में जो difference है ये आपको समझ आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक करते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, the process by which new cells are made is called cell division। वो प्रोसेस जिसमें न्यू सेल्स बनती हैं उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का ये जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अभी हमने पढ़ा था कैरियो मीन्स न्यूक्लियस और काइनेसिस मीन्स होता है ब्रेक होना, टू ब्रेक। बायोलॉजी में काइनेसिस मीन्स ब्रेक एंड यहाँ पे साइटो मीन्स है सेल। तो देखिए ये 2 स्टेप्स में कैसे कंप्लीट होता है। ये सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस जो फर्स्ट स्टेप है इसमें सबसे पहले डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। एक ही सेल के अंदर एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं, ठीक है। दोनों न्यूक्लियस में अलग अलग डीएनए हो गए। अब साइटोकाइनेसिस, एक सेल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। एक सेल में एक ही न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन गए। दिस प्रोसेस या दिस स्टेप इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। इसके बाद जब एक सेल में 2 न्यूक्लियस बन गए तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो बीच में से डिवाइडेड होके एक सेल से 2 नए सेल बना लेता है, और हर सेल में अपना अपना एक न्यूक्लियस होता है। इस तरीके से एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस जिसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, दूसरा साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है,
ठीक है, अब ये तो था सेल डिवीजन का प्रोसेस। अब है टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। टू टाइप्स के सेल डिवीजन होते हैं, फर्स्ट माइटोसिस एंड सेकंड इज मियोसिस। माइटोसिस के बारे में हम पढ़ेंगे। माइटोसिस क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय व्हिच मोस्ट ऑफ द सेल्स डिवाइड फॉर ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है ये बेसिकली ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए होता है। एक सेल से दो सेल बनते हैं, दोनों में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो सेम रहता है, और माइटोसिस प्रोसेस से पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है। ठीक है, जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है, जो नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन है वो है मियोसिस। Meiosis is the process in which a single cell divides twice to form four haploid cells. जो मियोसिस प्रोसेस होता है इसमें एक सेल से, इसमें क्या होता है, जो मियोसिस प्रोसेस में सेल डिवीजन दो बार रिपीट होता है। पहले एक सेल से दो सेल बनते हैं, और फिर जैसे कि एक सेल से दो सेल बने और फिर इन दो सेल से दो नए सेल्स बनते हैं। इसका मतलब एक सेल से हमें चार न्यू सेल्स बनते हैं, उनको हैप्लॉइड डॉटर सेल्स कहा जाता है। हैप्लॉइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मेन सेल है उसमें क्रोमोसोम नंबर 2n होता है, डिप्लॉइड फॉर्म में होता है, लेकिन जो चार नए सेल्स बनते हैं इसमें क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है, हाफ हो जाता है, मेन सेल का हाफ हो जाता है, n हो जाता है, इसलिए इनको हैप्लॉइड डॉटर सेल्स कहा जाता है। ठीक है, माइटोसिस में ऐसा नहीं होता। माइटोसिस में जो न्यू सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। ठीक है, जो माइटोसिस प्रोसेस है ये नॉर्मल सेल्स में होता है, सोमेटिक सेल्स में होता है, ग्रोथ के लिए होता है, लेकिन जो मियोसिस है ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सेल्स में गैमीट्स बनते हैं और फिर उन गैमीट्स का रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो माइटोसिस नॉर्मल सेल्स में होता है, ग्रोथ के लिए होता है, और मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, रिप्रोडक्शन के लिए होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल डिवीजन। हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। एनसीईआरटी, एक बार आप एनसीईआरटी को रीड करिए, उसके बाद ये चैप्टर आपको बहुत इजी वे में समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत इजीली एक्सप्लेन करके और बहुत शॉर्ट में ये चैप्टर पढ़ाया है आपको, लेकिन मैंने सारे पॉइंट्स को कवर अप किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। और इस हम अपने सारे चैप्टर्स को बायोलॉजी के कंप्लीट करेंगे 1 बाय 1। ऐसे ही आपको मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस चैप्टर से रिलेटेड एनसीईआरटी गो थ्रू करने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल से जुड़े रहें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।